नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं माधुरी कलाल। सुबह के 11 बज चुके हैं और इस बुलेटिन की शुरुआत उन लोगों के लिए राहत भरी खबर से करते हैं जो अपना घर खरीदने का सपना देख रहे हैं या बिल्डर की मनमानी से परेशान हैं। दरअसल अब बिल्डर्स की मनमानी खत्म होने का समय आ गया है। रियल एस्टेट बिल राज्यसभा में पास हो चुका है। बिल लागू होने के बाद धोखाधड़ी करने वाले बिल्डर को 3 साल तक की सजा होगी और पोजीशन में देरी पर ब्याज भी देना होगा। वहीं बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं होगा। Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Motion is adopted. अब नहीं चलेगी बिल्डर्स की मनमानी। राज्यसभा में पास हुआ रियल एस्टेट बिल। लंबे इंतजार के बाद राज्यसभा से रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल पास हो गया है। राज्यसभा में पास होने के बाद अब रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल लोकसभा में रखा जाएगा, जहां इसका पास होना तय है। Due to lack of transparency and accountability has been the bane of real estate sector in this country. The credibility has come into question. This results in huge cost and time overruns. That's one of the reasons for bringing this bill. इस बिल के कानून बनने के बाद बिल्डर्स की मनमानी पर आप रेगुलेटर से उसकी शिकायत कर सकेंगे। ग्राहकों को तय वक्त पर फ्लैट का पोजीशन मिलेगा और अगर बिल्डर ने झूठे वादे किए तो उसको जेल की हवा तक खानी पड़ेगी। ये नियम अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पर भी लागू होंगे। हालांकि अगर बिल्डर ने देरी पर चार्ज वसूल लिया है तो वो वापस नहीं होगा। हर 6 महीने में डेवलपर्स को खातों की जांच करानी होगी और प्रोजेक्ट को रेगुलेटरी अथॉरिटी में रजिस्टर कराना होगा। इसके अलावा ग्राहकों की मर्जी के बिना प्रोजेक्ट्स में कोई भी बदलाव नहीं हो सकेगा। नया कानून कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों प्रॉपर्टीज पर लागू होगा। 4 महीने पहले इस बिल पर कैबिनेट ने मोहर लगाई थी, लेकिन तब विपक्ष के विरोध की वजह से ये बिल संसद के शीतकालीन सत्र में पास नहीं हो सका था। राज्यसभा में पास होने के बाद अब इस बिल को लोकसभा में भेजा जाएगा। कानून बनने के बाद एक रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाएगी जो बिल्डर्स पर नकेल कसेगी। बिल्डर्स को मजबूर किया जाएगा कि फ्लैट खरीदारों को तय समय पर फ्लैट दिए जाएं और अपने वादे भी पूरे करें। रेगुलेटरी अथॉरिटी ये भी सुनिश्चित करेगी कि फ्लैट की क्वालिटी में कोई कमी ना आए। दरअसल फ्लैट खरीदने वाले लाखों ग्राहक बिल्डरों की मनमानी से परेशान हैं। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई इलाकों में सैकड़ों रिहायशी प्रोजेक्ट मंदी की आड़ में बंद पड़े हैं। नतीजा, ग्राहकों को ईएमआई भी देनी पड़ रही है और घरों का किराया भी। ऐसे में रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल्डर्स की मनमानी से ग्राहकों को राहत दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की, जो अपने एक बयान को लेकर फिर मुश्किलों में घिरता नजर आ रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पुलिस ने शिकायत दाखिल कर आरोप लगाया है कि कन्हैया ने देश विरोधी बयानबाजी कर अपनी जमानत की शर्तों की अनदेखी की है। सेना के खिलाफ बयानबाजी को लेकर कन्हैया के खिलाफ अलग अलग जगहों पर शिकायत की गई है। कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है, घूम फिर कर अपने मुद्दों पे आएंगे। हम ह्यूमन राइट वायलेशन पे बोलेंगे, हम आफ्रिका के खिलाफ बोलेंगे। क्या कन्हैया एक बार फिर गिरफ्तार होगा? क्या कन्हैया की अंतरिम जमानत रद्द होगी? दिल्ली हाई कोर्ट ने जेएनयू-एसयू के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को 6 महीने की अंतरिम जमानत दी थी। नसीहतों की एक पूरी घुट्टी पिलाई थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि वो सीमा पर कुर्बानी दे रहे जवानों के योगदान को ना भूलें, लेकिन कन्हैया पर हाईकोर्ट की बातों का कोई असर नहीं हुआ। यहाँ से कह देना चाहते हो कि तुम लास्ट कोशिश कर लो, हम ह्यूमन राइट वायलेशन पे बोलेंगे, हम आफ्रिका के खिलाफ बोलेंगे, हम सैनिकों का सम्मान करते हुए इस बात को बोलेंगे कि कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है, सुरक्षा करेंगे। 8 मार्च को महिला दिवस पर कन्हैया ने सेना का अपमान करते हुए यह बयान दिया तो उसके खिलाफ जमानत की शर्तों को तोड़ने का आरोप लगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने दिल्ली के बसंत कुंज थाने में शिकायत की। आरोप लगाया कि न्यायाधीश ने अपने आदेश में कन्हैया को सलाह दी थी कि वो सीमा पर कुर्बानी दे रहे जवानों के योगदान को ना भूले। उसका बयान भारतीय थल सेना पर हमला है। दिल्ली के बसंत कुंज के अलावा कानपुर में भी कन्हैया के खिलाफ सेना के अपमान का मामला दर्ज किया गया है। उसके साथ ही साथ मैंने जो है जेएनयू के प्रोफेसर है निवेदिता मेनन, उनके खिलाफ दाखिल किया है कि वो लड़कों को इकट्ठा करके जेएनयू के
लेक्चर के नाम पर वो विश्व वामन कर रही है भारत सरकार के खिलाफ, कश्मीर के खिलाफ, भारतीय सैनिकों के खिलाफ। दिल्ली और कानपुर के अलावा अंबाला में भी पूर्व सैनिकों ने सेना के अपमान के मामले में कन्हैया कुमार की शिकायत की है। इसके अलावा देश भर में कई जगहों पर कन्हैया के इस बयान के खिलाफ गुस्सा है। सवाल यह है कि कन्हैया खुलेआम जमानत की शर्तों की अनदेखी कर रहा है, तो क्या कन्हैया की अंतरिम जमानत रद्द होगी? क्या कन्हैया एक बार फिर से गिरफ्तार होगा? सैनिकों का सम्मान करते हुए इस बात को बोलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नागौर में आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक शुरू हो गई है, जो 13 मार्च तक चलेगी। 3 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में कई मुद्दों पर मंथन होगा, जिसमें शिक्षा के निजीकरण, सस्ती चिकित्सा सुविधा और समाज से जातीय वैमनस्यता का कलंक दूर करने पर मंथन होगा। माना जा रहा है कि इन सभी मुद्दों पर संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में सहमति मिल सकती है। संघ में 3 विषयों के एजेंडे के प्रस्ताव को अगर सर्वसम्मति से सहमति मिल जाती है तो देश भर में जल्द ही शिक्षा, चिकित्सा और जातीय वैमनस्यता पर रचनात्मक कार्य होगा। आज से यहां नागौर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का आज से बैठक का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा प्रतिवर्ष देश में किसी किसी स्थान पर होती है। देश भर की वर्तमान की परिस्थितियों के ऊपर भी इस अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में देश भर से आए हमारे प्रतिनिधि विचार करते हैं और जो विषय राष्ट्रीय सामाजिक महत्व के होते हैं उन विषयों पर अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा कुछ प्रस्ताव भी पारित करती है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर संभाग के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। गहलोत के उदयपुर पहुंचने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन पर गहलोत का गर्मजोशी से स्वागत किया। गहलोत ने प्रदेश के वित्तीय हालातों पर चिंता जाहिर की। गहलोत ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वसुंधरा सरकार ने खुद को ही दिवालिया घोषित कर रखा है। यही नहीं, सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन के आरोप लगाते हुए गहलोत ने कहा कि सरकार ने कभी राजस्व बढ़ाने पर ध्यान नहीं दिया। गहलोत ने बजट से पहले मुख्यमंत्री द्वारा ली गई प्री बजट बैठकों को भी नाटक करार देते हुए सिर्फ टाइम पास बताया। स्टेट गवर्नमेंट ने खुद ने दिवालिया घोषित करेगा अपने आप को, क्योंकि जब से सरकार आई है तब से ही ये राग अल्पा रहे कि हमें खजाना खाली होकर मिला है, जबकि आंकड़े बताते हैं कि सूप में खजाना भर के हम लोग गए थे। इनका वित्तीय कुप्रबंधन है कि आज ये स्थिति बनी है। वो प्री बजट की मीटिंगें जो ली गई जिलों में जाकर के, वो खाली टाइम पास नाटक था इनका, क्योंकि काम क्या करे, कोई प्रोग्राम तो हो नहीं रहे हैं जिलों में। 2 साल में कुछ किए ही नहीं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर दौरे के दौरान प्रदेश कांग्रेस में मुख्यमंत्री के पद को लेकर चल रहे घमासान पर भी सफाई देते दिखे। गहलोत ने कहा, पीसीसी की बैठक के बाद इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है और मीडिया का एक वर्ग इसे अपने ही तरीके से पेश कर रहा है। गहलोत ने साफ किया कि कांग्रेस में कोई झगड़ा नहीं है और पूरी कांग्रेस एक है। प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट के नेतृत्व में हम सभी काम कर रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। वो एक ऐसा माहौल बन गया था प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक के बाद में, कुछ मीडिया के माध्यम से बन गया। मीडिया का एक वर्ग ने अपने तरीके से प्रेजेंट कर दिया। तो मुझे जब मीडिया वालों ने पूछा अजमेर के अंदर, तो मैंने स्थिति स्पष्ट करी कि कांग्रेस में क्या प्रोसेस होता है, मुख्यमंत्री का भी और कार्यप्रणाली का भी। तो झगड़े वाली कोई बात नहीं है। पूरी कांग्रेस एकजुट है राजस्थान के अंदर, और सचिन पायलट अध्यक्ष हैं और सीएम लीडर डूडी जी हैं। नाबालिग से यौन शोषण के मामले में आज पीड़िता की कॉल डिटेल पर फैसला आ सकता है। कल आसाराम पर बचाव पक्ष की अर्जी पर बहस पूरी हो गई थी। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से आसाराम समेत सभी आरोपियों को रोजाना पेशी के लिए लाया जा रहा था और जांच अधिकारी चंचल मिश्रा से उनकी डिढ़ हो रही थी। अब बहस पूरी होने के बाद आज पीड़िता की कॉल डिटेल पर फैसला आएगा। आसाराम पर नाबालिग से यौन शोषण का आरोप है।
भरतपुर में दहेज का दानव एक बार फिर भरकर सामने आया। मामला नदबई का है, जहां एक दहेज लोभी परिवार ने दहेज की इतनी मांग की कि पीड़ित लड़कियों ने शादी से ही इनकार कर दिया। दरअसल नदबई के रहने वाले कन्हैया की 2 बेटियों की शादी हरियाणा के फरीदाबाद के रहने वाले दीपक और सूरज से होनी थी। बीती रात जब बारात पीड़ित के दरवाजे पहुंची, तभी लड़के वालों ने दहेज की बात को लेकर लड़की के भाई और परिजनों से मारपीट की। झगड़ा बढ़ता देख लड़कियों ने शादी से साफ इनकार कर दिया। लड़कियों की शादी से इनकार करने पर वहां हंगामा मच गया। मौके पर पुलिस पहुंची और समझाइश में जुटी। बूंदी के देवपुरा इलाके में नाबालिग से छेड़छाड़ और अपहरण की कोशिश का मामला सामने आया है। घटना के बाद से गुस्साए लोगों ने हंगामा करते हुए आरोपियों की बाइक को आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि पीड़िता एक शादी समारोह में हिस्सा लेने आई थी। इस दौरान 3 युवकों ने नाबालिग से पहले छेड़छाड़ की और फिर अपहरण की कोशिश। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। मामला ऐसा है कि एक जगन्नाथ जी माली है, जिन्होंने एक रिपोर्ट पेश की कि मेरी पत्नी और मेरी लड़की के साथ में खाना खाने गया था शादी समारोह में आनंदी होटल में। आनंदी होटल से जिम के आ रहे 7 सारे चल रहे 3 आदमी मोटरसाइकिल पे लड़की को खींच के ले जा रहे। उसको मैं पकड़ के रखा, उनके बाद तो छोड़ के बच गया। पब्लिक बहुत भी लगी गाड़ी, तो मैं छोड़ के। और अब बात करते हैं टोंक जिले की, जहां के दबंगों ने दलित और कमजोर परिवार के लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। दबंगों की दबंगाई का आलम यह है कि अब तो कई किसान परिवार डर के मारे अपना घर-बार छोड़कर दर-दर भटकने पर मजबूर हैं। टोंक जिले के ग्रामीण इलाकों में दबंगों ने कहर बरपा रखा है। ताजा मामला देवली के बड़ला गांव का है, जहां के एक दलित परिवार पर दबंगों ने ऐसा कहर बरपाया कि अब ये परिवार अपना ही घर-बार छोड़ने पर मजबूर हो गया है। दबंगों का कहर झेल चुकी इस महिला के दिल का दर्द इसकी आंखों में साफ नजर आ रहा है। इसे डर लगता है अपने ही गांव के उन लोगों से, जिन्होंने न सिर्फ इसके परिवार के साथ मारपीट की, बल्कि खेत में खड़ी फसल भी काट कर ले गए। दबंगों ने मारपीट कर इस परिवार को बेघर कर दिया। कहीं सुनवाई न होने पर अब ये परिवार इंसाफ की आस लगाए कलेक्टर की चौखट पर फरियाद लेकर पहुंचा है। तो ऐसे सोडा में मारपीट करे, मेरे को सबको मारपीट करे, तो कहाँ से रहो। मेरी सुनाई अब यहाँ पर करो तो करो, कोई वालवास नहीं है मेरे। नहीं, हमारी कार्रवाई नहीं होगी तो नहीं जाएंगे। 2 साल हो गए हमको परेशान कर रखा पूरे था। हमारी खेती है, हमारी खातेदारी है, हमारी बड़ी माँ की, इसके कोई रखवाल नहीं है। तो हमारे को फसल को दे रखी है, खेती को, तो हमारी फसल हमने बोई है, तो उसको काट रहे थे। आए तो वो पक्ष पार्टी के लेके काट के सर वहाँ थाना में से भी भगा दिया, तुम्हारे कुछ नहीं यहाँ का है, कोई नहीं सुना सर। दबंगों की गुंडागर्दी की कहानी यही खत्म नहीं होती है। खाड़ गांव में भी दबंगों ने 3 किसानों की खड़ी फसल को आग के हवाले कर दिया। पुलिस में शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब ये किसान अपने खेत की जली हुई फसल की तस्वीर हाथ में लेकर आला अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाते फिर रहे हैं। लेके आए थे 30-40 आदमी थे, तो उन्होंने आए और बंदूक दिखाई मेरे को, मेरा जान बचाया बग गया और मेरी फसल की आग लगाई। थाने फोन करा, रात को पुलिस आई, देख के चले गए, वापस सुबह आई और सुबह भी देख के चले गए। कुछ वो मुलजिम वहाँ घाट थाने में घूम रहे, कुछ नहीं कहा उन्होंने। हमारी औरतों के साथ में मारपीट भी की थी और उनका 30-35-40 आदमियों का गिरोह बना के शराब पी के और उत्पाद मचाते हैं। थाने में भी दीदो थानेदार जी ने 2 बार आए हैं और हमारे खेत पे आके और चले जाते हैं, उनको कुछ भी पाबंद नहीं कर रहे हैं। टोंक जिले में कमजोर किसानों पर दबंगों का जुल्म करना कोई नई बात नहीं है। आए दिन ऐसे मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन कानून के रखवालों के कानों तक पीड़ितों की फरियाद नहीं पहुंच रही है। अगर शिकायत मिलती भी है तो कार्रवाई क्यों नहीं होती, ये बड़ा सवाल है। पुरुषोत्तम जोशी, जी मीडिया, टोंक। खबर दौसा से, जहां दौसा एसीबी ने पिछले दिनों बिजली विभाग पर छापे मारे थे। पहली नजर में जांच के दौरान जो बातें सामने आ रही हैं, उसमें कई अनियमितताएं सामने आई हैं। एसीबी के एएसपी के मुताबिक बिजली विभाग में ट्रांसफार्मर के मामले को लेकर शिकायतें मिल रही थी। शिकायत की जांच पर नए और पुराने ट्रांसफार्मर के भौतिक सत्यापन में अनियमितताएं मिली हैं और रिकॉर्ड में भी कमी पाई गई है। वहीं टायर और ऑयल के सामानों में भी कमी मिली है। अब एसीबी ने डिस्कॉम की एक तथ्यात्मक रिपोर्ट बनाकर एसीबी मुख्यालय को भेजी है। गत दिनों दौसा डिस्कॉम का जो स्टोर है, इसकी आकस्मिक चेकिंग की गई थी और
जिसमें इनका जो सामान है, ट्रांसफार्मर है या वायर है या ऑयल है, जले हुए ट्रांसफार्मर प्लस नए ट्रांसफार्मर, इस बारे में जांच की गई थी। उसका भौतिक सत्यापन भी किया गया था। उस जांच में जो इनका जो वर्तमान स्टॉक था प्लस जो रिकॉर्ड में स्टॉक है, उसमें प्रथम दृष्टया अनियमितताएं पाई गई हैं और जिसकी एक तथ्यात्मक रिपोर्ट बना के मुख्यालय को भेजी गई है। सर्रावा और ज्वेलरी कारोबारियों की हड़ताल का आज 10वां दिन है। एक्साइज ड्यूटी और टीसीएस के विरोध में कारोबारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं द जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन प्रवीण शंकर पांड्या भी आज जयपुर में रहेंगे। इस दौरान वो चल रही हड़ताल को लेकर चर्चा भी करेंगे। बैठक के बाद चेयरमैन मीडिया के सामने काउंसिल का रुख स्पष्ट करेंगे। जयपुर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का आज उद्घाटन होना है। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अनिल सिंघल कॉलोनी में उद्घाटन करेंगे। उसके बाद कोच केयर कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण भी करेंगे। वहीं शाम को करीब 5 बजे जीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। 2324 आदमी काम। नगर निगम के गैराज शाखा की हड़ताल होने से शहर की सफाई व्यवस्था एक बार फिर से चौपट हो गई है और जगह जगह गंदगी का अंबार लगा है। हड़ताल का सबसे ज्यादा असर चारदीवारी के इलाकों में देखने को मिला। जयपुर की सफाई व्यवस्था एक बार फिर चौपट हो गई है। वजह रही बुधवार को चौमू पुलिया के पास गैराज शाखा के ड्राइवर और पुलिस कर्मी के बीच हाथापाई। हाथापाई के दौरान ड्राइवर की आंख पर गंभीर चोट आई है, जिसके बाद पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज नहीं करने तक हड़ताल का ऐलान कर दिया गया, जिसका सीधा असर शहर में देखने को मिला और जगह जगह कचरे का ढेर लग गया। रात को 12 बजे दवाओ खाना पे मैसेज आया, भाई निवारो रोड पे घायल गाय है एक्सीडेंट में, उसको लेके जाएं। रात को गाड़ी वहाँ से रवाना होकर 2 बजे के लगभग चौमू सर्किल पे आई। ड्राइवर बात कर रहा था और वो कर्मचारी पानी भर रहे थे। उन्होंने पूछा भाई कैसे खड़े हो कि साहब घायल गाय लेके आए, पानी भर के हम जा रहे हैं। उन्होंने कर्मचारी के साथ मारपीट की। जो ड्यूटी ऑफिसर थे उन्होंने मना भी किया, भाई कर्मचारी हैं इनके साथ मत करें मारपीट, लेकिन नहीं मानी। गैराज शाखा के कर्मचारियों ने मारपीट के विरोध में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी किया। इधर निगम अधिकारियों और कर्मचारियों के दबाव में आकर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और 2 दिन में आरोपी पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। तब जाकर हड़ताल खत्म हुई। पब्लिक कर्मचारी से टकराती अच्छी बात है और हमारी रक्षा के लिए पुलिस प्रशासन तो है ही। एक आवाम की रक्षा के लिए ही तो पुलिस विभाग है। लेकिन जब पुलिस विभाग का कोई भी व्यक्ति अगर कर्मचारी से ऐसी हरकत करता है तो दुर्भाग्य की बात है। अब उससे क्या सोच करके उसने ऐसी हरकत कर ली। मैंने सुना है कि वहाँ जो मुख्य अधिकारी थे, इंचार्ज वगैरह थे, उन्होंने मना भी किया उस व्यक्ति को, आप ऐसा मत करो, लेकिन फिर भी वो आदमी ऐसा कदम उठा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो अपने सुपीरियर की बात नहीं मान रहा है। इस हड़ताल की वजह से शहर के कचरा उठाने वाले करीब 400 वाहनों के चक्के नहीं चले। अब देखना ये होगा कि निगम प्रशासन ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है। वरुण भंसाली, जी मीडिया, जयपुर। डीडवाना और आसपास के ग्रामीण इलाकों में लोगों को गर्मी से राहत मिली है। सुबह सुबह हुई अचानक बारिश से मौसम सुहाना हो गया। वहीं बारिश से किसानों के चेहरों पर मायूसी है। किसानों के माने तो बरसात से जीरा और इसबगोल की फसल को नुकसान होगा। कुछ दिन पहले ही इलाके में ओलावृष्टि से कई फसल चौपट हो गई थी। मशहूर संगीतकार ए.आर. रहमान अजमेर शरीफ दरगाह पहुंचे, जहां उन्होंने ईरानी फिल्म डायरेक्टर मजीद मजहरी के साथ दरगाह में जियारत की। ख्वाजा के आस्थाना में इन दोनों ने अकीदत की चादर और फूल भी पेश किए। मजहरी में पैगंबरे इस्लाम पर एक नई फिल्म भी बनाई है, जो इंसानियत और इस्लाम का पैगाम देती है। रहमान ने खुद को खादिम हाजी सैयद मुशीर हुसैन ने जियारत कराई और दस्तारबंदी कर तबर्रुक भेंट किया।